In previous topic, we have completed with the conclusion that India has got now independence. But that independence, that joy that was mixed with the pain and violence, है ना? And that pain and violence was due to division of the India. So now India was divided. Now India was not like before. अब क्या था? इंडिया डिवाइडेड था. ठीक है. सो अब हमने इस डिवाइडेड जो इंडिया है उसके बारे में देखना है कि अब हमने इंडिपेंडेंस तो ले ली. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू. पहले तो क्या था? ब्रिटिशर्स, दे वर द एडमिनिस्ट्रेटर. ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सब कुछ वही संभाल रहे हैं. उससे पहले यहाँ इंडिया में क्या सिचुएशन थी? और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, नो डाउट उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है, लेकिन इन बिटवीन कई सारे ऐसे स्टेप्स भी थे जो हमें कहीं ना कहीं, जैसे हम कह सकते हैं ना कि वेस्टर्न एरियाज डेवलप थे, तो उनकी डेवलपमेंट का भी कुछ हिस्सा हमें उनको यहाँ पे, ये नहीं कि बिल्कुल ही एक्सप्लॉयटेशन, कहीं ना कहीं हमें कुछ डेवलपमेंट का भी उसमें कंट्रीब्यूशन उनका था. ठीक है. और अब पहले आप ये बताओ कि उस टाइम पर सिचुएशन क्या होगी, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं. कि ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया जो हम आज देख रहे हैं, इट वाज नॉट बिफोर लाइक दिस. द फिजिकल बाउंड्रीज, द प्रॉपर इंडिया फिजिकल मैप आप बनाते हो ना, तो पूरा वो इंडिया फिजिकल मैप ब्रिटिशर्स के पहले ये नहीं था. ठीक है. इसको इंडिया नहीं कहा जाता था. अगर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में इंडिया था तो वो भी क्या था? सिर्फ प्रिंसली स्टेट्स थे. जैसे उन्होंने डिफरेंट बैटल्स, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, मैसूर, अलग अलग तरह की किंगडम्स के ऊपर उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने लड़ाइयां लड़ी और फिर उनकी रियासतों को अपने कंट्रोल में किया. कोई इंडिया को कंट्रोल में तो नहीं किया था उन्होंने किसको कंट्रोल में किया था? अलग अलग किंग्स को, है ना. और कुछ एरियाज ऐसे भी थे जो अभी भी ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे. ठीक है. और लोग क्या कर रहे थे? वहां के रूलर्स सिर्फ ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली चल रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने उनको अलाउ कर दिया था कि ठीक है, आप अपना रूल करते रहो. तो इट मींस उस टाइम पर हम अब क्या कह सकते हैं कि नाउ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एक न्यू इंडिया था. एक न्यू इंडिया हमने बनाना है. ठीक है. और साथ ही साथ में हमें क्या मिला था? एक डिवाइडेड, मतलब पहले ही डिवाइड हो गया इंडिपेंडेंस से पहले ही. यूनिटी तो हमने अभी बनानी थी, उसमें नो डाउट नेशनलिस्ट फीलिंग बहुत लोगों में क्रिएट हो चुकी थी. ठीक है. लेकिन अब ये जो हमारा नेशन था उस टाइम पर, अभी कंट्री इंडिपेंडेंस से पहले एक नेशन बन गया था, सभी लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग इकट्ठी हो गई थी. ठीक है. वो नेशन बन गया था, लेकिन वो कैसा हो गया था? डिवाइडेड. ठीक है. चलो डिवाइड हो गया, बट फिर भी जो इंडिया का पार्ट हमें मिला है, ठीक है, तो उस इंडिया को अब हमने कैसे चलाना है? उस इंडिया में हमारे सामने क्या होंगी? डिवाइडेड भी है, न्यू भी है, उसको अब हमने एक नए सिरे से पूरा स्टार्ट करना है ना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो हम देखेंगे कि हमारे पास उस टाइम पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनको हमने सॉल्व करना था. इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गई, उस इंडिपेंडेंस के बाद किन किन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करना है. ठीक है. और कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. तो ये इस स्ट्रेटेजी पे हमने काम करना है. अब इंडिपेंडेंस के बाद पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी. प्रॉब्लम्स क्या क्या थी? सबसे पहले तो जो हमने बात की कि आर जॉय ऑफ इंडिपेंडेंस दैट वाज मिक्स्ड विद द पेन एंड वायलेंस. तो वो पेन एंड वायलेंस का रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सारे जो लोग थे वो रिफ्यूजीज बन गए, बिकॉज दे हैव टू लीव देयर होम. यहाँ से अगर लोग मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे तो पाकिस्तान से भी
हिंदूज थे वो इंडिया आ रहे थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री उसने डिक्लेयर कर दिया था। इंडिया में ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया था कि इंडिया हिंदू कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान में ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे मुस्लिम को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो वहां पे हिंदू लोग भी थे वो भी वापस आना शुरू हो गए थे। तो इंडिया में उस टाइम पर बहुत सारे, हम कह सकते हैं कि ग्रेट चैलेंज जो था वो था रिफ्यूजीज का। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम थी, और वो रिफ्यूजीज कितने, 8 मिलियन उस टाइम पर रिफ्यूजीज जो थे वो इंडिया में आ गए थे। ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। और प्रेजेंट डे पाकिस्तान सिर्फ हम ईस्टर्न, दो पाकिस्तान उस टाइम डिवाइड हुए थे, है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न, दोनों में, दोनों डायरेक्शंस में थे। तो दोनों तरफ से ही इंडिया में 8 मिलियन रिफ्यूजीज जो थे वो आ गए थे। अब उन रिफ्यूजीज के लिए अरेंजमेंट करना कि उनको घर भी चाहिए रहने के लिए, है ना, उनको घर भी चाहिए, फिर उनको जॉब्स भी चाहिए, और डिफरेंट उनके लिए हम कह सकते हैं कि फैसिलिटीज भी चाहिए, है ना, बहुत तरह की फैसिलिटीज चाहिए। तो अब ये प्रॉब्लम, अब हम देखें तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास थी। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट। जैसे अभी हमने बात की कि उस टाइम पर क्या थे, यहाँ पे अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे। अब उन प्रिंसली स्टेट्स प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स प्रॉब्लम नहीं थी, उन प्रिंसली स्टेट्स को हम कह सकते हैं कि नए इंडिया में ज्वाइन करना प्रॉब्लम थी। अब वो कैसे? अब इन प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन इन इंडिया, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ज्वाइन करके नहीं गए थे प्रिंसली स्टेट्स को, उनके अंडर जो प्रिंसली स्टेट्स थे, चाहे वो बंगाल प्रिंस था, ठीक है, मद्रास प्रिंस था, प्रिंस मतलब ये प्रोविंस था, सॉरी, या फिर सेंट्रल प्रोविंसेस थे, या फिर उसके बाद हम कह सकते हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस थे। तो ये सारे प्रोविंसेस उनको ब्रिटिशर्स ने, हमने कैबिनेट मिशन की भी एक बात की थी ना, कि उन्होंने एक बताया था कि इस तरह आप यूनाइटेड कर लो। लेकिन अब जब वो बात भी नहीं मानी, ना कांग्रेस ने ना मुस्लिम लीग ने। फिर उसके बाद जब उन्होंने इंडिपेंडेंस दी तो उन्होंने ये जितने उनके अंडर रीजन थे, जो उनके कंट्रोल में एरियाज थे, उनको इंडिपेंडेंस दे दी। और साथ ही साथ उनको कहा कि या आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप यू में ज्वाइन इंडिया, या इंडिया को ज्वाइन कर लो, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह लो। मतलब जो उनके अंडर उस टाइम पर प्रिंसली स्टेट्स थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर कॉलोनीज थी ना, जो उनके अंडर एरियाज थे, वो उनकी कॉलोनीज थी। उन कॉलोनीज को उन्होंने क्या कहा कि यू मे ज्वाइन इंडिया, यू मे ज्वाइन पाकिस्तान, क्योंकि ये दो तो बन ही गए हैं, या आप किसी को भी ज्वाइन ना करो, आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो अब जो प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट हो गए तो वो तो कहेंगे ना हम इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, हम क्यों ज्वाइन करें। ठीक है, कुछ पाकिस्तान के अंदर जो एरिया थे उसको तो मिल ही गए थे दो, लेकिन प्रॉब्लम हम इंडिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो बस वो अपना एरिया लेके चला गया। अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के सामने प्रॉब्लम है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स उसके अंडर आ रहे हैं, उसको उसने कैसे अपने अंडर ज्वाइन करना है। ठीक है, कि उन प्रिंसली स्टेट्स को वो कैसे मनाएगा, कि अब मनाने की जरूरत क्या है ना, एक ये भी बात आती है। अब जैसे उस टाइम पर हम बात करते हैं, बंगाल वाला एरिया भी ब्रिटिशर्स के अंडर था, नीचे मद्रास तमिलनाडु वाला एरिया ये भी ब्रिटिशर्स के अंडर था। ठीक है, अब इसमें अगर बीच में मैसूर रियासत, जहाँ पे हैदराबाद आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, वो वहां पे अलग रियासत है, ठीक है, हैदराबाद रियासत वहां पे अलग है। तो वो वाले एरियाज नहीं मान रहे इंडिया में यूनाइट होने के लिए, तो वो पूरे इंडिया में अलग रहेंगे। अब वो जैसे हमारा पूरा इंडिया है ना, तो अब इस इंडिया के इन बिटवीन यहाँ पे एक रीजन है, तो ये रीजन क्या कह रहा है कि
हम इंडिपेंडेंट रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इंडिया पूरी यूनियन कैसे बनेगी। यहाँ पे एक रीजन कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको कैसे मनाना है कि वो इंडिया के यूनियन को ज्वाइन करें, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पहले हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम ये देखेंगे कि कैसे सॉल्व की, ठीक है। रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम आ गई प्रिंसली स्टेट्स की। क्या प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम्स की? दैट दे वर टू बी परसुएडेड टू ज्वाइन द दिस न्यू यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई कि इंडिया की जो उस टाइम पर पॉपुलेशन थी, अब जो इंडिया में हमें लोग दिख रहे थे वो लोग अलग अलग बेसिस पे आपस में डिवाइडेड थे। एक डिवीजन तो हमें विजिबल हो ही गई थी नेशनलिस्ट स्ट्रगल में भी, हिंदू मुस्लिम में जो डिवीजन ऑलरेडी विजिबल थी, ठीक है, ये तो थी ही। लेकिन एक और जो डिवीजन थी, ठीक है, एक तो रिलीजन के बेस पे हो गई, है ना, दूसरी कास्ट के बेस पे, कुछ हाई कास्ट के हैं, कुछ लो कास्ट के हैं, कास्ट के बेस पे हमें डिवीजन देखने को मिल रही थी, ये डिवीजन भी थी, ठीक है। और अगर हम सिर्फ एक ही कम्युनिटी की बात करें, है ना, अगर हम सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की ही बात करें तो हिंदू कम्युनिटी में भी आगे बहुत सारी डिवीजन थी, ठीक है। तो इट मींस इंडिया के सामने उस डाइवर्स पॉपुलेशन को इकट्ठा करके रखने का भी एक चैलेंज था, ताकि जैसे हमने एक प्रॉब्लम फेस की है डिवीजन की, तो वो हमें फर्दर वो सिचुएशन सामने ना देखने को मिले कि इन सारे जो अलग अलग, अब ये सारे जो लोग हैं तो इनका क्या होगा, इनका कल्चर भी अलग होगा, इनका कल्चर भी अलग है, इनकी लैंग्वेज भी अलग है ना, इनकी लैंग्वेज, इनका कल्चर, ये सब कुछ अलग है। तो इन सब लोगों को इकट्ठे कैसे रखना है, ठीक है। तो दैट मींस कि ये जो पूरा हम न्यू इंडिया बनाएंगे, तो इस न्यू इंडिया में इस डिवीजन या ये जो पॉपुलेशन डिवाइडेड है, इस डिवाइडेड पॉपुलेशन को हमने वी हैव टू मेक देम लिव टुगेदर, तो हमने इनको इकट्ठे करके रखना है। ये तीन प्रॉब्लम्स होगी, तीन हुई ना हमारे पास अभी, एक रिफ्यूजीज की हो गई, एक प्रिंसली स्टेट्स की हो गई, और तीसरी आ गई हमारे पास जो डिवाइडेड पॉपुलेशन की होगी, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि और कौन सी थी हमारे पास सामने प्रॉब्लम। एक तो ये जो अलग अलग पॉपुलेशन है, इसकी डेवलपमेंट की भी हमारे सामने प्रॉब्लम की थी, हमने डेवलपमेंट भी करनी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करके गए थे, एक्सप्लॉइट करके गए थे। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या किया था, अपनी मार्केट बनाया हुआ था इंडिया को, इंडिया वाज टाइप ऑफ मार्केट, they were purchasing the things at a very low rate here and they were selling those same things in the European market at a large price. They were also exporting the things and और जो यहाँ पे चीजें वो अपनी कंट्री की बेच रहे थे, that was also they selling at a high price. It means they were exploiting Indians at every field, चाहे वो एग्रीकल्चर की थी या फिर वो इंडस्ट्रीज की थी, ठीक है। तो वो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा है कि क्या क्या उनके मेथड से तरीके थे। तो इट मींस नाउ अब इंडिपेंडेंट इंडिया की हमने क्या करनी है, डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट के लिए एक तो जो इंडिया था हमारा पूरा एक तरह से रूरल इकोनॉमी था, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन नो डाउट हुई थी, बट इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुई थी अभी भी, क्योंकि ब्रिटिशर ने सिर्फ उसको फोकस किया जिसमें उनको फायदा था, जिसमें उनको फायदा नहीं था उन चीजों पे उन्होंने फोकस ही नहीं किया, ठीक है। जैसे अगर उनको जो क्रॉप्स चाहिए होती थी, उस क्रॉप्स को उगाने के लिए वो पीजेंट्स को मजबूर तक करते थे कि यही क्रॉप उगाओ, क्योंकि ये उनकी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। मतलब जिस चीज पे उनका बेनिफिट था, प्रॉफिट था, वो उस चीज पे फोकस करते थे। और उसके बाद जैसे रूरल इकोनॉमी,
अब हमारे इंडिया की है, उस रूरल इकोनॉमी में बहुत सारे लोग किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और अगर इन केस कभी एग्रीकल्चर में, और वो भी इतने ज्यादा हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल मीन्स भी यूज नहीं हो रहे, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ कल्टीवेशन वो भी यूज हो रहे हैं, और अगर इन केस जैसे इरिगेशन के मेथड डेवलप नहीं है, तो इन केस अगर क्रॉप्स अच्छी नहीं होती तो पूरी की पूरी इकोनॉमी लॉस में चली जाएगी। तो मतलब इस रूरल इकोनॉमी की भी हमने क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है। रूरल इकोनॉमी के साथ नो डाउट सिटीज में भी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई हैं, इंडस्ट्रीज के साथ जो वहाँ के वर्कर हैं वो भी काम कर रहे हैं, सिर्फ रूरल इकोनॉमी नहीं है, सिटीज में भी है। लेकिन सिटीज में क्या है, सिटीज में अगर वो वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, तो वहां पे स्लम एरिया बहुत हम कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश हो चुका है, और वो स्लम एरिया में लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है उनके पास, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर साथ में हेल्थ वो फैसिलिटीज नहीं है। तो इट मीन्स उनकी लाइफ को भी अपलिफ्टमेंट करने का ये भी हमारे सामने क्या था, एक चैलेंज। और इसी के साथ साथ जैसे ये रिफ्यूजीज अगर आए हैं तो उनके लिए भी वो भी, और साथ में कुछ और भी है ना, तो उन सबके लिए हमें न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वो डेवलप करनी है ना, उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी, और टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू प्रोवाइड देम न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारे सामने एक चैलेंज था। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, दीज वर ऑल चैलेंजेस, है ना। तो ये हमारे सामने क्या थे, सारे चैलेंज थे कि अब इसको हमने सॉर्ट आउट करना है कि ये सिचुएशन है, इससे हमने बाहर आना है, ठीक है, डेवलपमेंट करनी है। और इसी डेवलपमेंट के साथ साथ अब ये हमने बात की रिफ्यूजीज की, फिर प्रिंसली स्टेट्स की, डिवाइडेड और डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये भी आप हेडिंग इसका बना सकते हो, डाइवर्स पॉपुलेशन, देन डेवलपमेंटल गोल, और उसी के साथ नेक्स्ट यूनिटी, ठीक है। जैसे कि अब इंडिया क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, तो उस डिवीजन को ध्यान में रखते हुए यूनिटी पे उन्होंने बहुत फोकस किया कि अब हमने यूनिटी, और यूनिटी कैसे रहेगी, यूनिटी तभी रहेगी जब सभी लोगों के पास सभी फैसिलिटीज होंगी। अब ये जो यूनिटी और डेवलपमेंट है ये इकट्ठे चलते हैं। कैसे, क्यों, क्योंकि अगर एक हम कह सकते हैं कि एक तरफ रिच है और एक तरफ पुअर है, तो उनमें भी यूनिटी नहीं ज्यादा हो सकती, ठीक है, क्योंकि रिच अपने बेनिफिट्स देखेंगे, पुअर अपने बेसिक जरूरतों को देखेंगे। तो अगर सोसाइटी में सबके पास जो उनकी जरूरतें हैं या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाएगा, तो ये जो गैप होगा रिच या पुअर में, या फिर हाई कास्ट लो कास्ट की हम बात कर रहे हैं, या फिर अलग अलग रीजन्स की बात कर रहे हैं। अब जैसे इंडिया के अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है, किसी एक स्टेट की ज्यादा डेवलपमेंट हो जाती है, दूसरे स्टेट की कम होती है, तो अलग अलग रीजन्स, उनमें भी यूनिटी तभी होगी, नहीं तो आपस में ही वो कहेंगे कि गवर्नमेंट उस रीजन को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, हमारे रीजन को नहीं कर रही। तो अलग अलग रीजन्स की भी हम क्या कह सकते हैं कि यूनिटी तभी होगी, नहीं तो आपस में फिर वही से हम कह सकते हैं कि लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और चाहे वो यूनिटी डिफरेंट कम्युनिटीज की हो, चाहे वो यूनिटी रिलीजन की, कास्ट, कम्युनिटी की हो, या फिर अलग अलग रीजन्स में, ठीक है। रीजन मतलब अलग अलग जो एरियाज डिवाइड हो गए थे, चाहे उनकी यूनिटी की बात हो। क्लियर। तो ये अब हमारे सामने प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हमने वी हैव टू फेस दीज चैलेंजेस, इनको हमने फेस करना और इनको सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में गए थे तो वो कह रहे थे कि इंडिया विल नॉट सर्वाइव फॉर मोर, ज्यादा देर नहीं सर्वाइव करेगा, क्योंकि इनको एक तो गवर्नमेंट चलानी नहीं आती है ना,
बहुत जल्दी ये भी डिवाइड हो जाएगा, पाकिस्तान तो करके जा ही रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उनको बिलीव नहीं था और वो सोच रहे थे कि हमने तो आपको इंडिपेंडेंट कर दिया, लेकिन जल्दी से आप किसी और के कॉलोनी बन जाओगे, ठीक है। आपके हमने तो आजाद कर दिया, लेकिन कोई और कंट्री आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगा अब बड़ी जल्दी। तो ये सिचुएशन उस टाइम पर बनी हुई थी, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ एंड ओवरकम ऑल दीज चैलेंजेस। तो ये चैलेंजेस बेटा क्लियर है? एनी डाउट टिल नाउ? हाँ जी। सो अब इन प्रॉब्लम्स के बाद, अब ये सारी हमारे पास क्या है, चैलेंजेस। अब इन चैलेंजेस को हमने बात की कि हमने सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर लिखा जाएगा कि हम किस पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट वर्क कैसे करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन तो बताइए आपको ना क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ जी, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन बताओ पहले, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ जी हरमन। Ma'am, Constitution is a book in which there are many laws to govern a country. तो हमने उसमें सारे लॉज लिख दिए कि हम अपने इस कंट्री को गवर्न करना है, तो ये पूरी बुक ऑफ लॉज है, या इसमें ये लिखा है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, अगर उसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं तो वो स्टेट्स कैसे काम करेंगे, है ना। मतलब स्टेट कैसे काम करेंगे, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, वहां के इंडियंस उनको क्या क्या राइट्स हैं, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, ताकि वहां के लोग अपनी प्रॉपर डेवलपमेंट कर सके, जो भी उनकी बेसिक राइट्स उनको मिलने चाहिए वो सारे राइट्स उनको मिले। और ये चीज इंश्योर कैसे होगी, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा अगर हम वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे। और कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे, जिससे कि पूरी पॉपुलेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल हो सके, है ना। उस टाइम पर अब ये पॉपुलेशन जो इंडिपेंडेंट हुई है उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस किसके पास है, इंडियन गवर्नमेंट के पास, कि ये इंडियन गवर्नमेंट अब क्या करेगी, इस तरह से सारी कंट्री को गवर्न करेगी कि जो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस वी विल गेट द फ्रीडम ऑफ दिस, तो वो सारी फ्रीडम, सारे राइट्स, सारी हमें फैसिलिटीज मिलेंगी। मतलब जो भी एक्सपेक्टेशंस है पॉपुलेशन की, तो उनको फुलफिल करने के लिए हमने एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम एक अडॉप्ट करना है। और उस पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, सब कुछ कैसे वर्क करेगा, तो वो सब कुछ किसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि उस टाइम पीरियड में फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने का प्रोसेस था ये स्टार्ट हो गया था 46 में ही, ठीक है, बिफोर आवर इंडिपेंडेंस 46 में ही स्टार्ट हो गया था ये प्रोसेस। और इसको आफ्टर द 3 ईयर अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स की ये जो प्रोसेस चलता रहा, और फिर कंप्लीट हुआ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ऑन 26 नवंबर 1949। तो नाउ एनीवन विल टेल मी व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड? हाँ जी लविश, विल यू टेल मी व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड? हाँ जी बोलो बेटा। When our constitution was implemented? यस बेटा। मैम 1919। हाँ जी 1919। when we celebrate Republic Day? मैम 26 जनवरी। And why we celebrate this Republic Day? मैम हाँ जी
हंस के है ना, ओके। हाँ जी अकुल। मैम यस मैम, बना 26 नवंबर 1949 में था, लेकिन इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को हुआ। वाई? सो ओके, चलो इतना तो बता दिया आपने। 26 जनवरी 1950 को इट वाज इम्प्लीमेंटेड। हमने आई थिंक पिछले टॉपिक में हमने 26 जनवरी की बात की थी। क्या बात हुई थी 26 जनवरी की पिछले टॉपिक में? ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल दिस 26 जनवरी हैज सम इंपॉर्टेंस। कुछ डिसाइड किया गया था इस 26 जनवरी के लिए। हाँ जी अकुल। मैम 26 जनवरी ईयर पता नहीं, उस पे मतलब इंडिपेंडेंस से पहले ही रिपब्लिक डे माना गया था। 26 जनवरी को हमने जो पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लिया गया था 1929 में कि 1930 26 जनवरी विल बी ऑब्जर्व एज इंडिपेंडेंस डे। मतलब 1930 में 26 जनवरी को उन्होंने ये रेजोल्यूशन लिया था कि इस दिन को हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे, एज आर इंडिपेंडेंस डे। बट हमें इंडिपेंडेंस कब मिली? 15 अगस्त को। ठीक है, तो 26 जनवरी की जो इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि उस टाइम पर इंडियंस के लिए वो दिन काफी इंपॉर्टेंट था कि इस दिन हमने एक कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया है। रेजोल्यूशन लिया गया था पूर्ण स्वराज का, कांग्रेस ने लिया था। तो उस रेजोल्यूशन, उस दिन की इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर को 1949 को, लेकिन ये इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी को। ठीक है, क्लियर? व्हेन आर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटेड एंड व्हेन इट वाज इंप्लीमेंटेड, ये याद रखना है। हाँ जी लविश बताओ बेटा, अब जो क्वेश्चन पहले पूछा था। मैम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था 1964 में। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया गया था। इन विच ईयर इट वाज इम्प्लीमेंटेड? मैम 1964। हाँ जी हरमन, इन विच ईयर इट वाज इम्प्लीमेंटेड? हाँ जी आरिश। मैम 1950। यस बेटा, अभी तो हमने बात की कि 1949 को ये कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर। ठीक है, डेट 26 ही है। 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था, लेकिन इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आफ्टर द 3 years ऑफ आर इंडिपेंडेंस, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ तब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और ये कंप्लीट नहीं हुआ, इतना टाइम लगा इसको बनाने में बिकॉज इसके ऊपर एक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसके ऊपर प्रॉपर ईच एंड एवरी आर्टिकल के ऊपर डिस्कशंस की गई, बहुत सारी। जैसे अभी भी पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होना होता तो कितनी डिस्कशंस होती हैं। तो इसलिए जितनी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, उसमें से हर एक प्रोविजन के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन हुई है। हर एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया, दे वर अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस असेंबली के मेंबर्स थे और सबने अपनी अपनी बात रखी। कोई भी इशू होता था, ये जो प्रॉब्लम तो बाद में आई ना, लेकिन स्टार्ट तो पहले ही हो गया था, और आगे आगे जो प्रॉब्लम्स आती गई उनको ध्यान में रखते हुए फिर ये डिसाइड किया गया कि अब हमने नेक्स्ट कौन सी प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करनी है कि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट्स मीटिंग वर हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम एंड हाँ जी यस बेटा, इट्स करेक्ट कि इट अनन्या कि इट टुक 2 years 11 months, ठीक है, टू कंप्लीट दिस आर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो नियर अबाउट 3 years हो गए। क्लियर? तो ये साथ साथ में रीड करना है टॉपिक को। ठीक है, इफ देयर विल बी एनी डाउट देन वी विल डिस्कस इन क्लास। ओके देन, थैंक यू बेटा।